मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 9वीं के बच्चों को जाबिर हुसैन द्वारा पाठ 4 सावले सपनों की यादें पढ़ाने जा रही हूँ। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों की एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके यहाँ कहाँ संभव है। हर हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिर पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे हों। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए सपनों पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह भूल उनकी है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और अबसारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कब माखन भरे भाड़े फोड़े होंगे और दूध छाली से अपने मुंह से भरे थे। कब वाटिका में से छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कन को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई होगी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह जाए तो नदी का सांवला पानी पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे सब कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी से जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया से में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे रहे थे। संभव है कि लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था और कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नज़रों से कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने का कायल होते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसी खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उसके गढ़ने से उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी।
अपने लंबे रोमांचक जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल के साइलेंट वैली का रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे जो चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली जादू बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखों से नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है अब वह सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख के बर्फीली ज़मीन पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। साहे, मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन लॉरेंस मेरी रंगों में है, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों में जमा पहुंचाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही नहीं निकले और बस अब गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना?